जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु एवं अधातु इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पहला नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को धातु एवं अधातु में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, सो उदाहरण समझाएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वे तत्व धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद लिखेंगे कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वे तत्व अधातु कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। दूसरा नंबर प्रश्न है, कारण सहित बताएं कि धातुएं विद्युत की सुचालक और अधातुएं विद्युत की कुचालक क्यों होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि धातु के विद्युत का सुचालक होने का कारण यह है कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। इसी कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातुओं के विद्युत का कुचालक होने का यह कारण यह है कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अधातुओं के इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, इसी कारण अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, धातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। तो धातुओं के पहला गुण लिखेंगे कि धातुएं प्रायः विद्युत के सुचालक होती है, और दूसरा कि धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। और तीसरा गुण लिखेंगे कि धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अगला प्रश्न है, अधातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। पहला गुण लिखेंगे कि अधातुएं प्रायः विद्युत के कुचालक होती है, और दूसरा कि अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं, और तीसरा गुण कि अधातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। अगला प्रश्न है, जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबा को विस्थापित कर देता है, किंतु तांबा जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ता को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे जस्ता है Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ZnSO4 प्लस Cu यहाँ पे जिंक सल्फेट बनाकर कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इसका लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि जस्ता कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, किंतु जब यहाँ पे Cu यानी कि कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं, तो तांबा प्लस जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पे देखिए ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ही रहता है। यहाँ पे कॉपर है वह जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि कॉपर जस्ता से कम अभिक्रियाशील है। 6 नंबर प्रश्न है, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। द्विधर्मी ऑक्साइडों के 2 उदाहरण दें। इसका उत्तर लिखेंगे कि धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पे भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु को अलग किया गया है। तो पहला गुण लिखेंगे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। दूसरा गुण लिखेंगे कि धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। तीसरा गुण कि धातुएं प्रायः विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातुएं प्रायः विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। चौथा अंतर लिखेंगे चौथा अंतर लिखेंगे कि धातुएं साधारण ताप पर प्रायः ठोस होती है, जबकि अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस होती है।
पांचवा अंतर लिखेंगे कि धातुएं अगाध वर्धनीय तथा तन्य होती है, जबकि अधातुएं अगाध वर्धनीय एवं तन्य नहीं होती है। छठा अंतर लिखेंगे कि धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। और सातवां अंतर लिखेंगे कि हथौड़े से पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जबकि अधातुओं में ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि हथौड़े से पीटने पर ये टूटकर चूर हो जाती है। उसके बाद हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखेंगे। तो पहला अंतर लिखेंगे कि धातुओं के परमाणु धन आयन बनाते हैं, जबकि अधातुओं के परमाणु ऋण आयन बनाते हैं। और दूसरा अंतर कि धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तीसरा अंतर लिखेंगे कि धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती है, जबकि तीसरा अंतर कि धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती है, जबकि अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। और चौथा अंतर लिखेंगे कि धातुएं अपकारक होती है, जबकि अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। 8 नंबर प्रश्न है, वैद्युत अपघटन विधि से धातु का शोधन किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि इस विधि द्वारा तांबा, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम आदि धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड एवं शुद्ध धातु की प्लेट को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धातु के एक लवण का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में जाता है और विलयन में से उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। विलय अपद्रव्य विलयन में चले जाते हैं, जबकि अविलय अपद्रव्य एनोड के नीचे पेंदी में एकत्र हो जाते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, वैसे किन्हीं 3 अधातुई ऑक्साइडों के नाम लिखें जो अम्लीय होते हैं। जल के साथ ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है? इसका उत्तर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका अनुसूत्र होता है CO, दूसरा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड जिसका अनुसूत्र होता है N2O, और तीसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो यहाँ पे अधातुई ऑक्साइडों के नाम हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, फिर ये ऑक्साइड जल से घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और दूसरा H2O यानी कि जल और CO2 जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। प्रश्न है, अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आप किस विधि द्वारा करेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे कि अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम फेन प्लवन विधि द्वारा करेंगे। इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी एक टंकी में डालते हैं। तत्पश्चात उस जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब अलोड़ित किया जाता है। विलय अपद्रव्य जल में घुल जाते हैं और अयस्क के हल्के कण फेन के साथ जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। फेन को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है, फिर सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लेते हैं। तो इस प्रकार से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। 11 नंबर प्रश्न है, अयस्कों के निस्तापन एवं भर्जन से क्या समझते हैं? इनमें अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि अयस्कों को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है।
उसके बाद विभाजन का लिखेंगे। सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विभाजन कहलाती है। फिर हम लोग निस्तापन और विभाजन में अंतर लिखेंगे। तो पहला अंतर कि इस प्रक्रिया में यानी कि निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि विभाजन की प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और दूसरा अंतर कि विभाजन में कि यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि विभाजन यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। 12 नंबर प्रश्न है, कारण बताएं। तो इसका पहला है कि सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सोना और चांदी उत्कृष्ट धातुएं हैं। ये अगाध वर्धनीय तथा तन्य होती है। ये लंबे समय तक वायु, जल, अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ये ऑक्सीजन से इसकी बंधता काफ़ी कम होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। ये लंबे समय तक अपना चमक बनाए रखते हैं। इन्हीं कारणों के कारण सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है। इसका दूसरा प्रश्न है, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया इतनी तीव्र रूप से होती है कि वायु में इन्हें खुला छोड़ देने पर ये जलने लगती है। इसी कारण सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, ताकि अचानक कोई दुर्घटना न हो। इसका तीसरा प्रश्न है, एल्यूमीनियम के अति क्रियाशील होने के बावजूद इसका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि एल्यूमीनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ती धातु है। यह ताप एवं ऊष्मा का चालक है, लेकिन ये अति अभिक्रियाशील है। इनमें जंग नहीं लगता है। इन्हीं कारणों के कारण एल्यूमीनियम का उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। इसका 4 नंबर प्रश्न है, मलिन पड़े तांबा के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि तांबे के बर्तनों की सतह पर एक हरे रंग की परत बैठ जाती है। हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट होती है, जो भास्मिक होती है, तथा नींबू या इमली के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो अम्लीय होता है। और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके उदासीन बना देते हैं, जिससे तांबे का हरापन गायब हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और यह बताएं कि ये गैसें अक्रियशील क्यों होती है। देखिए यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों के नाम दिए गए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सभी उत्कृष्ट गैसें हैं। तो इन सभी का परमाणु संख्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54 और रेडॉन का 86 होता है। तो इसके आधार पर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हीलियम का हो जाएगा 2, नियॉन का हो जाएगा 2, 8, आर्गन का हो जाएगा 2, 8, 8, क्रिप्टन का हो जाएगा 2, 8, 18, 8, जेनन का हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 8, रेडॉन का हो जाएगा 2, 8, 18, 32, 18, 8। उसके बाद हम लोग उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के सेल इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए होते हैं। इसी कारण ये दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के अष्टक पूर्ण होने के कारण ये अस्थायी होते हैं। इसीलिए उत्कृष्ट गैसें अक्रियशील होती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला वैद्युत संयोजक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। अगला प्रश्न है, वैद्युत संयोजक बंधन क्या है और
यह कैसे बनता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। यह बंधन तब बनता है जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। 16 नंबर प्रश्न है, सहसंयोजक बंधन से क्या समझते हैं? इसके बनने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन अणु यानी कि H2 का बनना। तो यहाँ पे देखिए तत्व है हाइड्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा पहला हाइड्रोजन जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। जबकि हाइड्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये दोनों आपस में साझा कर लेगा, तो इन दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से H2 अपना अष्टक पूर्ण करके बना लेगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो पहला है देखिए यहाँ पे HCl। तो यहाँ पे तत्व देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा है। तो यहाँ पे तत्व पहला हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो इसकी परमाणु संख्या लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा और क्लोरीन का 17 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 7, यानी कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन और जबकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर उसके बाद ये देखिए अपना साझा करके अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को साझा करने के लिए दे देगा। तो यहाँ पे देखिए इसका इन दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार HCl अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। इसका दूसरा है, तो यहाँ पे देखिए CCl4 को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए तत्व है इसमें कार्बन और दूसरा क्लोरीन। तो इसका हम लोग परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे। तो कार्बन का होता है 6 और क्लोरीन का होता है 17। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो कार्बन का हो जाएगा 2 और 4 और क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 7, यानी कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन बीच में है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्रॉस के द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन ये रहा 4 गो है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्लोरीन 1 2 3 4 और इन सभी के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। जब ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा तो यहाँ पे कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा करके ये अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। देखिए ये सभी अपना अष्टक पूर्ण करने लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ग्रहण करके। और यह कार्बन है जो कि सभी क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसका भी अष्टक यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सहसंयोजक बंधन के द्वारा यह अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है और यहाँ पे देखिए CCl4 का निर्माण कर रहा है। तो आप लोग बना लेंगे। अब इसका अगला है देखिए यहाँ पे CH4 का बनाना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे तत्व हमें पहला कार्बन मिलेगा और दूसरा हाइड्रोजन। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और हाइड्रोजन का 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो कार्बन का हो जाएगा 2 और 4, हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्रॉस के द्वारा इंडिकेट किया गया है। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा है। जबकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए यहाँ पे डॉट के द्वारा दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन और ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा सहसंयोजक बंधन के द्वारा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, यानी कि कार्बन है जो सभी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा
और हाइड्रोजन है जो कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए CH4 का निर्माण हो जाएगा। अब इसका है अगला O2 का। तो यहाँ पे देखिए तत्व है ऑक्सीजन, इसकी परमाणु संख्या 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, यानी कि इसके बाध्यम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसके बाध्यम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, और इस ऑक्सीजन के बाध्यम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। और जब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों का दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो यहाँ पे देखिए O2 का निर्माण हो जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न है Cl2 का। तो यहाँ पे देखिए तत्व है इसमें क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7, यानी कि बाध्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे देखिए क्लोरीन, पहला क्लोरीन के बाध्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्लोरीन के बाध्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी आकृति होगी, तो यह निर्माण करेगा Cl2 का। 18 नंबर प्रश्न है आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों की विभिन्नताओं का वर्णन करें। देखिए इधर है आयनिक यौगिक और इधर है सहसंयोजक यौगिक। तो पहला अंतर लिखेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक यह इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझा के फलस्वरूप बनते हैं। फिर दूसरा कि ये आयनों से बने होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक यह उदासीन अणुओं से बने होते हैं। और तीसरा अंतर कि ये मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक यह प्रायः ठोस या द्रव होते हैं। और चौथा अंतर लिखेंगे कि इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अगला प्रश्न है वैद्युत संयोजक यौगिकों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। वैद्युत संयोजक यौगिकों के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता लिखेंगे कि ये यौगिक धन और ऋण आवेशयुक्त आयनों के बने होते हैं। दूसरा विशेषता कि इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा विशेषता है कि ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और चौथा विशेषता है कि ये जल में प्रायः विलय, किंतु बेंजीन, एसीटोन, कार्बन सल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलीय होते हैं, यानी कि इन सभी में नहीं घुलते हैं किंतु ये जल में घुल जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न है सहसंयोजक यौगिकों की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सहसंयोजक यौगिकों के विशेषताएं निम्नलिखित होते हैं। पहला विशेषता कि सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील या द्रव सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील, द्रव या गैस होते हैं। दूसरा विशेषता कि इसके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तीसरा विशेषता कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। और चौथा विशेषता कि सहसंयोजक यौगिक प्राय जल में अविलीय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलीय होते हैं। 21 नंबर प्रश्न है परमाणु संख्या 6, 7 और 8 वाले तत्वों की संयोजकता एवं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इनमें किस प्रकार की संयोजकता है और क्यों। देखिए यहाँ पर है परमाणु संख्या 6, 7, 8। तो परमाणु संख्या 6 होता है कार्बन का, परमाणु संख्या 7 नाइट्रोजन का और 8 होता है ऑक्सीजन का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कार्बन का 2 और 4, नाइट्रोजन का 2 और 5, ऑक्सीजन का 2 और 6 हो जाएगा। तो इसका संयोजकता निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगा और नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है अष्टक नियम क्या है। एक आयनिक और एक सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण देते हुए इस नियम को समझाएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए तो उसे अष्टक नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिक का उदाहरण जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl का बनना। यहाँ पे देखिए तत्व है सोडियम और क्लोरीन। तो यहाँ पे इसकी परमाणु संख्या होती है सोडियम का 11 और क्लोरीन का 17। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा सोडियम का 2, 8 और 1
और जबकि क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 7, यानी कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए सोडियम है इधर और इधर क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस के द्वारा इंडिकेट किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो यहाँ पे इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा क्लोरीन का। तो यही आयनिक यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। आयनिक यौगिक में जो बंधन बनता है वह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ पे सोडियम है जो अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को त्याग दे रहा है, जिससे कि इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण, जैसे कि ऑक्सीजन अणु यानी कि O2 का बनना। तो यहाँ पे तत्व है देखिए ऑक्सीजन, जिसकी परमाणु संख्या 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6, यानी कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 4 6, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, तो इसके फलस्वरूप O2 का निर्माण हो जाएगा। यानी कि सहसंयोजक यौगिक उसको कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बंधन बनाते हैं, उसी को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो चित्र इस प्रकार बनेगा, तो आप लोग उदाहरण के लिए ये वाला लिख लेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, एक तत्व A ऑक्सीजन में जलकर एक आयनिक यौगिक AO बनाता है। यदि यह तत्व क्लोरीन और गंधक के साथ संयोग करे तब किस प्रकार के यौगिक बनेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है और इसके बाह्यतम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अतः इसे आयनिक यौगिक बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी, तभी ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण होगा। अब यानी कि तत्व ए यानी कि तत्व ए ऑक्सीजन में जलकर आयनिक यौगिक AO बनाता है। इससे यह पता चलता है कि तत्व ए की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए तत्व ए है तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब कोई भी तत्व ये आयनिक यौगिक बनाता है तो उसे यह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ पे तत्व ए है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को त्याग देगा, तभी यह अपना आयनिक यौगिक पूर्ण कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका संरचना होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि जब तत्व ए के साथ क्लोरीन संयोग करेगा, यानी कि जब तत्व ए है जो कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए तत्व क्लोरीन है जिसके परमाणु संख्या 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7। तो यहाँ पे देखिए ए तत्व ए है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए गए हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तत्व ए है जो कि दोनों क्लोरीन को एक एक तत्व देकर इसका अष्टक पूर्ण कर देगा। तो यहाँ पे ये देखिए ACl2 का निर्माण होगा और यह होगा आयनिक यौगिक होगा। और फिर दूसरा देखिए कि जब तत्व ए गंधक के साथ संयोग करेगा, यानी कि तत्व ए है जो अब संयोग गंधक यानी कि सल्फर के साथ कर रहा है। तो देखिए तत्व सल्फर जिसकी परमाणु संख्या 16 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 2 8 और 6, यानी कि सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे 2 4 6 और इसके तत्व ए के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर को देकर यह अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे देखिए AS का निर्माण होगा और यह भी होगा आयनिक यौगिक। आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसीलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। जाओ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला प्रश्न है, वैद्युत संयोजक यौगिकों के द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च होते हैं किंतु सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमानक और क्वथनांक अपेक्षाकृत निम्न होते हैं, ऐसा क्यों होता है।
इसका उत्तर लिखेंगे कि वैद्युत संयोजक यौगिकों के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि धन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत स्थित वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वैद्युत संयोजक यौगिकों के द्रव्यमान और क्वथनांक कुछ होते हैं किंतु सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होने का किंतु सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक और क्वथनांक निम्न होने का यह कारण है कि सहसंयोजक यौगिकों के उदासीन अणुओं के मध्य स्तर आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। अतः अणुओं को अलग करने के लिए कम ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः कैलेमाइन एवं जिंक ब्लेड अयस्कों से किया जाता है। तो पहले हम लोग कैलेमाइन से करेंगे। तो कैलेमाइन को निस्तापित कर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए ZnCO3 कैलेमाइन है, इसको निस्तापित करेंगे तो यहाँ पे ZnO प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि वायुमंडल में चला जाएगा और शेष बचेगा ZnO जिंक ऑक्साइड। तो अब देखिए यहाँ पे कि जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लोग अब शेष जो बचेगा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, तो इसको कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे हम लोग, तो उसके बाद हम लोगों को जस्ता धातु प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका समीकरण दिया गया है ZnO प्लस C। अब करण होगा तो यहाँ पे देखिए Zn प्लस CO यानी कि जो कार्बन ऑक्साइड जो होगा वह वायुमंडल में चला जाएगा और शेष यहाँ पे बचेगा Zn यानी कि जस्ता का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारा धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है जिससे पारा का निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद लिखेंगे कि सांतरित सिनेबार अयस्क को चारकोल यानी कि कोयला के साथ गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका समीकरण भी दिया गया है 2HgS प्लस 3O2 एरो 2HgO प्लस 2SO2 यानी कि तो यहाँ पे देखिए अब शेष में बच जाएगा HgO और जब इसको कोयले के साथ गर्म किया जाता है तो Hg प्लस CO यानी कि यहाँ पे पारा धातु का निर्माण होता है। जो अवशेष बचता है उसी से पारा धातु का निर्माण होता है। 27 नंबर प्रश्न है, धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या उपाय है। इसका उत्तर लिखेंगे कि धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के रोकने के उपाय, तो पहला कि धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर फिर कि धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना है, और तीसरा है रंगाई करके यानी कि किसी भी धातु को जैसे लोहे इत्यादि को रंग कर उसका संक्षारण रोका जाता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपकृत नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि कार्बन के साथ उच्च ताप पर कार्बाइड बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अपकरण की क्रिया एल्यूमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है। इस प्रक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग कर फेरिक ऑक्साइड जिसका अनुसूत्र होता है Fe2O3 तथा एल्यूमिनियम के मिश्रण से प्राप्त द्रवित लोहा द्वारा मशीन के छिद्र तथा रेल के पटरियों में पड़े दरारों को भरा जाता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि का उपयोग लोहा के द्वारा मशीन के छिद्रों तथा रेल की पटरियों के बीच में जो दरार होता है उसी को भरने में किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र लिखें, इसका शोधन कैसे किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 इंटू
इंटू 2H2O होता है। पृथ्वी की इस परत से प्राप्त बॉक्साइट में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ रहते हैं। यह पदार्थ अधात्री कहलाते हैं। इन पदार्थों को धातु के शोधन के पहले अयस्क को दूर किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों में निम्नलिखित गुणों के आधार पर भेद करें। पहला है संगठक तत्वों के बीच क्रियाकारी बलों की दृढ़ता। इसका उत्तर लिखेंगे कि आयनिक यौगिकों में तत्वों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों में तत्वों के बीच कमजोर आकर्षण बल होता है। इसका दूसरा प्रश्न है, यौगिकों की जल में विलीयता। इसका उत्तर लिखेंगे कि आयनिक यौगिक जल में प्रायः विलेय, किंतु बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में प्रायः विलेय होते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, पदार्थों में वैद्युत चालकता। इसका उत्तर लिखेंगे कि आयनिक यौगिक में द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका ख नंबर प्रश्न है, स्पष्ट करें कि निम्नलिखित धातुएं अपने यौगिकों से अवकलन विधि द्वारा किस प्रकार प्राप्त की जाती है। पहला है धातु M, जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित है। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्रियाशील श्रेणी में जो धातुएं मध्य में होती हैं उनके ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करके धातु में परिणत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए किसी अवकारक की आवश्यकता होती है। इसमें धातु के ऑक्साइड को कोक या कोयले के साथ मिलाकर वायु की उपस्थिति में एक भट्ठी में गर्म किया जाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो धातु के ऑक्साइड को धातु में अपकृत कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड, जिसको कोयले के साथ गर्म किया गया, तो यहाँ पे देखिए Zn यहाँ पे जस्ता प्राप्त हुआ और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि वायुमंडल में चला जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे Pb+C, इसको भी कोयले के साथ गर्म किया गया, तो यहाँ पे देखिए Pb+CO यानी कि जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड वह वायुमंडल में चला जाएगा। और तीसरा उदाहरण देखिए तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और इसको भी यहाँ पे कोयले के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए Fe यानी कि लोहे का निर्माण होता है और बाकी जो अवशेष बचता है वह वायुमंडल में चला जाता है। इसका दूसरा प्रश्न है, धातु N जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में हैं उन धातुओं का निष्कर्षण किसी भी विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघट्य करके धातुओं को प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो धातुएं सक्रियता श्रेणी के ऊपरी भाग में होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह करके उनको प्राप्त किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन हो जाएगा अलग अलग, तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम हमें प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण देखिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम से बचेगा और जो क्लोरीन होगा वह वायुमंडल में चला जाएगा, क्लोरीन गैस। तो आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।